अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता ईद जो थी, अब गुज़िश्ता ही होगी जब आप तक ये व्लॉग पहुँचेगा। गुज़िश्ता ईद जो थी ये मैंने ज़ाहिर है कि अपना ये ईद जो थी ये पहली ईद थी अब्बा जी के बगैर, तो इसलिए गांव में हाज़िरी तो बहुत ज़रूरी थी। तो मैं अपने गांव तो नहीं, अब तो वो ज़िला हेड क्वार्टर है, पाकपतन शरीफ गया हुआ था, तो वहाँ पे मुलाकात हुई बहन भाइयों से, और उनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं, मतलब इस पॉलिटिकल हवाले से बात कर रहा हूँ, तो मतलब कि उन्होंने जो है, किसी ने ये नहीं कहा कि वो मतलब एक ही पॉइंट ऑफ डिस्कशन था वीडियोस, तो किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब वो वीडियो जो है वो अच्छी होंगी, तो बल्कि इस बात पे तशवीश का इजहार हुआ कि अगर इस तरह की वीडियोस जो हैं वो आएंगी तो ये बच्चों पे क्या असर डालेंगी, नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ये फिर ये सर्कुलेट होनी है ना। तो मैंने मतलब ज़ाहिर है वो फैमिली वाले लोग हैं, उनके बच्चे भी हैं, पोते पोतियाँ भी हैं आगे, और लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि वो वीडियो कुछ और भी हो सकती हैं। मतलब आप इससे अंदाज़ा करें कि लोगों को कितना यकीन है कि ये करैक्टरलेस शख्स की वीडियोस हैं, और लोगों से ज़्यादा उसको खुद बड़ा यकीन है कि मैं तो कई बादमालियाँ कीतियाँ ने, पता नहीं किसी किसी वीडियोज़ इन्होंने हाथ लग गई। अब मसला ये है, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि वो 8 टोटे हैं, वीडियोस क्या होनी है, 8 टोटे हैं, और वो टोटे जो हैं वो एक अध खुला दरवाज़ा है, इस तरह करके ना आप समझें कि ये दरवाज़ा है, ये बंद हो गया, ठीक है, लेकिन ये इतना का खुला हुआ है, इसमें से बेड नज़र आ रहा है, ठीक हो गया, और आधा बल्कि वो जो सरहाने की तरफ जो होता है, तकिए की तरफ, वो वाला नज़र आ रहा है, और इस नुक्कर पे खड़ा हो के कोई शख्स जो है वो वीडियो बना रहा है। मतलब जो वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है 2-3 गुजरी थी है नहीं थी, उसमें ये मंजरनामा था, और अंदर की सरगर्मियाँ वो रिकॉर्ड कर रहा है, कैमरा हिल भी रहा है, दाएं बाएं भी हो रहा है, जिस तरह एक आप एक इमीडिएटली चलते चलते और थोड़े से एक्साइटेड भी हों, हाथ भी कांप रहा है, तो उस सूरत के अंदर एक के अंदर शक्ल वाज़े होती है, एक बंदे की, दूसरी पार्टी की शक्ल वाज़े नहीं है, फिर दूसरी के अंदर जो है वो दोनों की शक्लें हैं, किसी ने, वो लगता है कि किसी ने शौकिया बनाई है जी, ठीक है, मतलब कि बाकायदा पार्टिसिपेंट में से एक पार्टी ने बनाई हुई है, वो इतनी क्लोज है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मतलब कम से कम बताया गया कि 3 इसी 4 एंगल से, 3 या 4 इस एंगल से बनी हुई है। इसका मतलब है कि अंदर कोई शख्स था, ओन चौधरी के ऊपर शक जाता है, बल्कि मुझे तो यकीन है कि वो दी कार्रवाई है। तो खैर ये मतलब कि ओन चौधरी साहब बड़ी माजरत चाहता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मैं वैसे फिक्रा मारा है मैंने, इसको माइंड ना कीजिएगा। तो लेकिन ये है कि वो वीडियोस के बारे में लोगों को यकीन है कि उसमें कोई गंद है, कोई फिल्थ है, कोई गलाजत है, उसमें कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। ईद के दिनों में मुख्तलिफ अहबाब का फ़ोन आया, तो सर जी का भी ईद मुबारक का मैसेज आया, और फिर दूसरे सर जी से मैंने, उनका फ़ोन आया तो मैंने अटेंड कर लिया। तो मैंने कहा कि उन्होंने, बल्कि मुझे जो फ़ोन ईद मुबारक के बाद उन्होंने डांटा कि ये तुमने क्या शोर मचाया हुआ है। मैंने कहा कि मैंने कहाँ शोर मचाया, पूरी दुनिया ने मचाया हुआ है। कहते हैं देखो असल वीडियोस मसला नहीं है, तो हर एक को पता है, एवरीबॉडी बिलीव, एंड ही एडमिटेड, उसने और उसकी पार्टी ने एडमिट कर लिया है कि जी वो पुरानी है, नई तो नहीं है, और उस लाइफ का इस लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उन्होंने तो कर लिया है। तो मैंने खाकसार ने उनसे अर्ज़ किया कि सर आप याद करें, जब रेहाम खान ने किताब, मतलब इन वीडियोस में क्या है, इन वीडियोस के अंदर जो रेहाम खान साहिबा की किताब के अंदर तफसीलात, इल्ज़ामात और वाक़यात दर्ज हैं, वो अमली शक्ल के अंदर इनके अंदर नज़र आ रहे हैं, है तो कुछ नहीं, ठीक है ना। वो खातून जो उनके अक़्द में रहीं, मेरा मतलब है उनकी बीवी रहीं, उसने ये तमाम तफसीलात जो थीं
ये अपनी किताब के अंदर फोड़ दी थी। तो जब इन्हें पता चला कि वो किताब लिख रही हैं या उनकी किताब मार्केट में आने वाली है, इन्होंने वो पब्लिशर से कॉपी वगैरह कहीं से अरेंज करके पीटीआई ने उसके अंदर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके तो उस पूरी किताब को नलीफाई कर दिया, उसके मुतवक्को असर को नलीफाई कर दिया। वो कर दिया, हनीफ अब्बासी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने पैसे दिए हैं मुबैना तौर पे, और हनीफ अब्बासी साहब को भी उस वक्त ताज़ा मेरा मतलब सियासत चढ़ी हुई थी, वो भी रिहाम को लेके इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जगहों पे घूमते रहे उनको पॉलिटिकली इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो उन्होंने कहानी जोड़ दी कि देखो जनाब, हनीफ अब्बासी इन्हें स्पॉन्सर कर रहा है और इसने किताब लिखी। हालांकि रिहाम ने, ये मेरा ख्याल है, मैंने उनके वो तशरीफ़ लाई थी जब हमारे बैठक के स्टूडियो में, और उनके साथ हमने बैठक का एक प्रोग्राम भी किया था। तो वहाँ पे जो उनकी गुफ्तगू थी ऑफ द कैमरा, उससे मैंने ये पाया या मैंने अज्यूम किया कि किताब उन्होंने 12 लिखनी थी। ठीक है, भले ये शादी प्रलॉन्ग भी करती तो उन्होंने 2 काम करने थे। एक उन्होंने अपनी फ़िल्म बनानी थी एक ख़ास मौजू के ऊपर, नहीं इस मौजू का नहीं, ख़ास मौजू जो था हट के पाकिस्तान के अंदर, एक उनका वो प्रोजेक्ट था। दूसरी उनकी किताब थी ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने लिखनी थी। अगर ये शादी आइडियली भी चल रही होती, रिहाम खान और इमरान खान वाली, किताब उन्होंने फिर भी लिखनी थी। लेकिन क्योंकि इसका एक ट्रेजिक एंड हो गया और इसके अंदर जो पिविटल रोल प्ले किया इमरान खान साहब के हामियों और उनके इबादत गुजारों के बकौल, वो जहांगीर तरीन साहब ने किया, तो इसलिए अब जो है वो किताब लिखी गई। और उसके अंदर उन्होंने, चूँकि वो ज़ख्म खाए हुए थी, तो उन्होंने तमाम हक़ाइक़ बयान कर दिए। अब उन हक़ाइक़ की तरफ इशारा भी करें तो आप देखें कितनी तकलीफ़ होती है। वो मोहसिन बेग साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वैसे बड़े डाढ़े आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, ठीक है। उनके स्टाफ ने हमें गालियां भी बकी हैं यार, वैसे हमारे खिलाफ भी लॉक करके हमें गालियां बकी हैं। हम मोहसिन बेग साहब की रिहाई की कैंपेन चला रहे थे, बेग साहब देख लो फिर, ठीक है। और शिकवा है हमें बेग साहब से, जब मिलेंगे ज़ाती तौर पे तो उस वक्त ही करेंगे, जब हम उनकी हमायत में कैंपेन चला रहे थे बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर, तो उनका जो स्टाफ जो था वो व्लॉग करके हमें गालियां बक रहा था। यार ये आप गालियां अगर रोक लेते थोड़ी देर के लिए, जब बेग साहब रिहा होके आ जाते तो फिर आप अपना कोटा पूरा कर लेते। उन्होंने यदि भी शर्म नहीं की थी, ठीक है, लेकिन हम लगे रहे जब तक कि बेग साहब अपने बच्चों के पास अपने घर पहुंच नहीं गए। उनको रिहाई मुबारक हो। अब जल्दी जल्दी करके केस जो है वो ख़त्म कराएं। एक तो माशाल्लाह पिछले दिनों ख़त्म भी हो गया, एक कराची वाला भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। मेरा ख्याल एक आध और बाकी है इनके ख़िलाफ़ केस, वो भी अदालती ज़रिए में लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से सबूत पेश करवा के उसको भी ख़त्म करवाए, और साथ साड़ी भी सिफारिश करो। हमारे ख़िलाफ़ भी 2 केस FIA ने दर्ज कर रखे हैं, तो वो भी ज़रा जो हैं वो फेयर ट्रायल हम कह रहे हैं, फेयर इन्वेस्टिगेशन, फेयर ट्रायल दे के तो उन तमाम लोगों को जिनके ख़िलाफ़, जिनके गुज़िश्ता हुकूमत के दौर के अंदर जिनके ख़िलाफ़ केसेस दर्ज हुए, उनके ऊपर फेयर ट्रायल करके, क्योंकि उन केसेस के अंदर है ही नहीं, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केस थे, क्योंकि महात्मा की शान के अंदर गुस्ताखी हो गई थी, तो इसलिए उनको भुगतना था। तो वो भुगताने के लिए जो कागजात का पेट भरने के केसेस थे उनको किया गया। खैर बात आ रही, सर जी ने कहा ये तुमने क्या वीडियोज़ का शोर मचा रखा। मैं कहा जी मैं दसो, मैं गरीब जहा आदमी हूँ। कहा नहीं ये तुम वीडियो का शोर मचा रहे हो, ये तो ऑडियोस हैं। मैं कहा थोड़ा बेड़ा ही तर्ज है, ऑडियो को उड़ाना तो बड़ा आसान है। वो तो अजहर सिद्दीक एडवोकेट को देंगे, वो हाल रोड से जाके तो फोरेंसिक करवा के कह गया देखो ऑडियो जाली है। ठीक है, तो कहते नहीं वो जो है बेसिकली, मैंने कहा देखें मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और मैं नानियों, दादियों और परदादियों के दरमियान बैठा हुआ हूँ, और वो इस बात के ऊपर काफ़ी शाकी हैं कि अगर ये वाली वीडियोस जो बद अखलाकी वाली वीडियोस हैं, अगर ये आ जाती हैं तो इससे हम क्या अपनी अगली नस्ल को पैगाम दे रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बात जो है ये बहुत पहले उस लेवल पे भी हुई जिस लेवल पे मतलब कि ये कहा गया कि अगर इसने चीफ साहब के बारे में
जो घटिया किस्म के ट्रेंड्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो गालम गलोच है, अगर इसने बंद नहीं की, ये बाहर तो अब पहले दिन के बाद तो ये इस पे आ गया ना, नहीं नहीं फौज ना होती तो कुछ ना होता, ये नहीं करना, ठीक है। लेकिन निजी महफिलों के अंदर ये चीफ को सिंगल आउट करके तो फिर गालियां बकता है। अगर इसने ये बंद नहीं किया ईद तक, तो ईद के बाद हम ये वाली वीडियोस जो हैं ये मतलब कि मार्केट में आ जाएंगी, हम नहीं करेंगे तो मार्केट में आ जाएंगे। तो कहने लगे जी यही बात वहाँ पे डिस्कस हुई कि इससे हम गंद को गंद से क्यों धो रहे हैं, ठीक है। तो जिस लेवल पे डिस्कस हुई तो फिर जो है, तो ये वही है ना जिन्होंने मुझे झलकी करवाई थी उन वीडियोस की, हाँ वही सर है। तो सर ने कहा कि नहीं वो जो है वो नहीं, वो वीडियोस वाला फैसला जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए गए, ख़ास तौर पे उन लोगों की जानिब से जो खुद बच्चों वाले हैं यार, ठीक है। और मतलब कि जिनसे अगर मतलब बच्चा सवाल ही कर दे कि अब्बू वो वीडियो में क्या है और वो जवाब नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा कि अगर हम उसको घर में जवाब नहीं दे सकते तो हम कौन को बच्चों को कैसे फेस करेंगे इस हवाले से। तो कहने लगे इसके बाद ये फैसला हुआ कि सबसे बड़ा इमेज क्या है। सबसे बड़ा इमेज तो ये है कि वो जी इतने करोड़ डॉलर, इतने करोड़ पाउंड और इतने अरब रुपए और इतने खरब रुपए की ऑफर की गोल्ड स्मिथ ने, वो जेम्स गोल्ड स्मिथ ने, और जनाब लात मार के आ गया कि मैं जनाब पाकिस्तान कौम की खिदमत करना चाहता हूँ, और उसने कुर्बानी दे दी। ये सारा इमेज बनाया गया है ना कि वो कुछ साईं लोक आदमी है, अल्लाह लोक आदमी है, उससे तो दौलत की परवाह कोई नहीं। तो आप उसका ये वाला इमेज ख़त्म कर दें कि वो अव्वल नंबर का करप्ट आदमी है, वो तोहफे में मिली हुई चीज़ें बेच देता है, वो रूहानी यूनिवर्सिटी का स्कैंडल खोखा खड़ा करके उसके लिए अरबों रुपए पकड़ लेता है, और लोगों को बुला के कहता है, और मतलब कहा जाता है कि किसी जगह पे खातून अव्वल भी ये कह रही है किसी को वो ऑडियोज़ के अंदर कि इतने पैसे चाहिए। मतलब एक तो होता है ना कि यार, मतलब एक तरीका होता है ना, हमने देखा नॉर्मली लोगों का कि यार ये देखें, मतलब हमारे वो थे एक साहब, वो क्या नाम था उनका, अभी ज़हन में आ जाता है, बड़े नेक आदमी थे वो यार, वो जिन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा किया था ना कि जिस रंग का ऊपर लफ्ज़ है वो उसी रंग का उसका तर्जुमा है नीचे, हैं। मुझे ज़हन में नाम भूल जाता, बहुत अल्लाह ताला उनको खुश रखे, मतलब कि अल्लाह वाले आदमी थे। उन्होंने कुरान पाक का पहला तर्जुमा वो किया जो लफ्ज़ी तर्जुमा कहते हैं, लेकिन ऊपर जो कुरान पाक की आयत का लफ्ज़ जो है वो एक अगर रेड कलर का है तो नीचे उसका तर्जुमा भी उसी कलर का था, ये उन्होंने किया था। देखें यार कैसे कैसे बुजुर्गों के नाम भूल गए, अभी जहन में भी आ रहा है, माइंड में भी आ रहा है, लेकिन ज़ुबान पे नहीं आ रहा। तो बड़ी शफकत किया करते थे मेरे साथ। तो उस वक्त मैंने उनको देखा कि वो ना एक दोस्त से मिलने आए, मेरा वहाँ पे उनसे तारुफ हुआ, एक दोस्त से मिलने आए, वो दोस्त बहुत बड़े अफीसर थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, तो ये बहुत बड़ा काम है मेरे के, वो इतना बड़ा वो है जी, वो उसकी जो जिल्द थी उस वक्त, क्योंकि उसके अंदर हाशिया भी लिखा गया था, तो आप इसमें देख लें अल्लाह के नेक काम में अपना जो हिस्सा डालना है। तो हमारे दोस्त अल्लाह ताला के पास चले गए हुए हैं, मैं नाम ले देता हूँ, अल्लाह ताला उनकी नेकियों में इजाफा कर देगा इसी बहाने। मलक तारक बुच्चा साहब जी, मलक खुदा बख्श बुच्चा, जो पाकिस्तान के पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, एडवाइज़र थे, फिर मिनिस्टर बने अयूब खान की काबीना में, जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे, ये उनके साहबजादा थे, और ये क्रिकेट के बहुत नामवर कमेंटेटर भी थे, ठीक है। तो मेरे बड़े भाइयों की तरह थे, अल्लाह ताला उनकी करवट को, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने मतलब कि मेरी तवक्को से बढ़ के ना उसमें हिस्सा डाल दिया, और वो हिस्सा डालने का मतलब ये नहीं था हाफिज़ नज़र साहब कि हाफिज़ नज़र साहब ने वो पैसे अपनी जेब में डालने थे, बल्कि उसका था कि जितनी उन्होंने वो अमाउंट दी उतने की उन्हें जिल्दें, उतनी कॉपियाँ मिल गई उसकी ना। और फिर तारक भाई जो थे वो हर आने वाले में वो तकसीम किया करते थे, बल्कि मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी कि अगर आप ये समझें कि कोई ऐसा आदमी है जिसको ये जानी चाहिए, उसमें से कई दर्जन वो जिल्दें जो थीं वो मेरे ज़रिए मुख्तलिफ लोगों तक पहुँची। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ अर्ली 90s की, ठीक है।
तो उस वक्त वो हाफिज अजहर साहब ने ये वाला काम किया था। तो ये तो हो गया एक और तरीक़ाकार, ठीक है। मैं ऐसे ही मैं डिटेल में चला गया, कुछ यादें, कुछ लोगों के कर्ज हैं मेरे ऊपर, उनमें तारक भाई भी शामिल हैं। तो वो उन्होंने उसको, एक तो ये तरीक़ाकार हो गया। एक तरीक़ाकार ये हो गया कि ये काम हम कर रहे हैं, इतने पैसे फलां डेट तक मिल जाने चाहिए हमें, ठीक है। जबकि आपकी एक ऑफिशियल पोजीशन, आप सामने जो बंदा मुखातब है या जो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव मुखातब है, आप उसको डैमेज भी कर सकते हैं, आप उसको फ़ायदा भी पहुंचा सकते हैं, और आप उसको तलब करते हैं और अपने ऑफिशियल पोजीशन पे तलब करते हैं, और तलब करके तो ऐसे डिमांड सामने रखते हैं। ये वाली है, ठीक है। जिस तरह वो इंडिया के फिल्मों में नहीं होता, वो दादा फ़ोन करता है कि वो इतने पैसे भिजवा दें, ठीक है। इस तरह की फ़ोन कॉल्स भी हैं उसके अंदर, उन ऑडियोज़ के अंदर, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये जब पेश की जाएंगी कि वो जो जेम्स गोल्डस्मिथ के अरबों रुपए के ऊपर लात मार के पाकिस्तान की खिदमत करने आ गया था, सर जी का ये ख्याल था कि इससे उनका इमेज जो है वो वाला टार्निश करना है, उस सबूत को गिराना है ताकि वो हो सके। तो मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा जो उसके इबादत गुजार हैं वो इस तरह की बातों पे यकीन नहीं रखते। आपको जो उसका करंट नरेटिव है उसको ढाना पड़ेगा और कानून को मौका देना पड़ेगा कि वो अपना रास्ता ले। तो उन्होंने मेरे से एग्री नहीं किया। उनका ख्याल था कि ये, मैंने कहा ऑडियोज़ को तो उन्होंने कहना, लो ऑडियो लिखी गल ये तो कोई भी बना सकता है। और उन्होंने कहा कि नहीं, वो डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है उनकी, उसके प्रोपेगेंडे के बाद ये ज़्यादा मौसर रहेगा। और दुनिया की लीडिंग हाफ दर्जन, चले आधी दर्जन से ज़्यादा जो फोरेंसिक लैब्स हैं, उससे उसका फोरेंसिक हो चुका है उन ऑडियोज़ का, और उन्होंने इसको असली साबित करार दे दिया। सर जी का अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन अहमद दुनानी ने भी तो फोरेंसिक के बाद ही ऑडियो रिलीज़ की थी ना, नसूर, मेरा मतलब है साकिब निसार की ऑडियो बाकायदा अमेरिका की रिप्यूटेड जो फोरेंसिक लैब है, जो कि CIA को भी सर्विसेज फराहम करती है, उनकी डिफेंस को भी सर्विसेज फराहम करती है। वार अगेंस्ट टेरर के अंदर उसने बहुत ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करवाया ऑडियो के ज़रिए। तो उस लैब मतलब कि उस लैब की रिपोर्ट उन्होंने नहीं मानी और उन्होंने उसको प्रोपेगेट से तकरीबन नलिफाई कर दिया। तो आप, उन्होंने कहा नहीं वो, अब सर जी का अपना नुक्ता नज़र है, सर जी की सुई अड़ी हुई चीज़ के ऊपर, मैं उनको क्या कह सकता हूँ। लेकिन बहरहाल ये बात तो अपनी जगह पे है कि हम वो वीडियोस जो हैं, क्या वो रिलीज़ होने के बाद क्या अपने बच्चों के उन वीडियोस के ऊपर जो सवालात हैं, ख़ास तौर पे एक बच्चा भी है एक वीडियो के अंदर, तो उसके बाद हम उसके जवाब दे पाएंगे या अपने बच्चों को फेस कर पाएंगे, अपने पोतों पोतियों को फेस कर पाएंगे? ये मेरा मतलब है कि ये मैं इस सोच से एग्री करता हूँ। और मुझे इस पे, जब मुझ पे मुनकशफ हुआ तो मैंने कहा यार ये देखो, हम तो दोस्तों में बैठ के, सोशल मीडिया दोस्तों का ही क्लब है ना, उसमें बैठ के चस्केबाजी के लिए, तो चस्का फरोशी के लिए बात करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली तो ये तो बहुत डिज़ास्टर होगा। और खैर ये था, ये इस वक्त ये सोच है कि वीडियो से एतराज़ कर लिया जाए, वो मुनासिब वक्त के लिए रख ली जाए। ऑडियोज़ जो हैं वो जारी करके ये जो नाम नहाद ईमानदारी और फिलैंथ्रोपी वाला जो है, ये इमेज तो ज़रा टार्निश किया जाए ना इनका। तो बहरहाल सर जी से मैंने ये लिया वादा कि जो कानून है वो अगर हरकत में आएगा तो उसको रोका नहीं जाएगा किसी भी उसके ज़रिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो बिल्कुल तय हो गया है और आइंदा चंद दिनों के अंदर आप इसकी अमली शक्ल भी देखेंगे। ठीक हो गया। और ख़ास तौर पे मैंने कहा कि ये जो मस्जिद नबवी की तौहीन हुई है, इस हवाले से तो आपने कतन रास्ते में नहीं आना। सर जी ने अभी वादा किया कि नहीं, उस रास्ते में हम नहीं आएंगे, वो राणा सनाउल्लाह ही देखेंगे। राणा साहब अब जो हैं, हम उनसे राणों वाली हरकत की तवक्को कर रहे हैं, वो जो हैं वो मेरा मतलब है कि वो कोई और कर रहे हैं। राणे वैसे इतने, राणा साहब नहीं इतने ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग नहीं होते। राणे तो मेरा मतलब है कि देखो ना जी, आप अब इसम बामुसम्मा साबित नहीं हो रहे राणा साहब,
और आपकी अभी तक की जो कारकर्दगी है, मैं और मेरा डिप्टी दोनों इससे मुतासर नहीं है। ठीक है, तो अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें सर। और इससे हमारी जज्बाती वाबस्तगी है, जिसके ऊपर आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए ईद के तीसरे रोज़, ऐसे नहीं होगा राणा साहब। मतलब कि कौम की जज्बाती वाबस्तगी है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सिर्फ वो एक चौधरी शेख रशीद का जो है उसको पकड़ के ये नहीं होगा, बाकी लोग भी हैं उसके अंदर, उनको भी निशान इबरत बनना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।